नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग लुई सोलह का जीवन परिचय को देखेंगे। ठीक है, आखिर लुई सोलह कौन थे, उनका क्या रोल था फ्रांसीसी क्रांति में, उन सभी को डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को देखेंगे। ठीक है, वैसे लुई सोलह के बारे में यदि बात करें तो ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ज़रूरी है, और यदि आप स्पेशली लुई सोलह का जीवन परिचय को देखना चाहते हो तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं लुई सोलह से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि लुई सोलह के बारे में यदि बात करते हैं तो 23 अगस्त 1754 से लेकर के 21 अगस्त 1793 तक का इसका कहानी है। ठीक है, तो फ्रांस के यदि अंतिम राजा के बारे में बात करें जो कि लुई सोलह ही थे, तो फ्रांस के अंतिम राजा थे जिन्होंने 1774 से 1792 तक शासन किया था। ठीक है, मतलब 1774 से लेकर के 1792 तक जो है उन्होंने शासन किया था, और उनका शासनकाल के बारे में बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समाप्त हुआ था, और अंत में क्या हुआ था कि उनको मृत्यु दंड दिया गया था। अब आप लोग सोचोगे कि वो खुद राजा था लेकिन उसको मृत्यु दंड क्यों दिया गया था, तो उन सभी बातों पर भी आज हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। यदि हम लोग सबसे पहले यदि बात करते हैं उनका जीवन और शिक्षा पर, तो लुई सोलह का जन्म पर बात करते हैं तो वर्साय के महल में हुआ था। वर्साय जो कि वहाँ का एक महल था जहाँ पर राजा रहा करते थे। ठीक है, एक तरीके से राजभवन आप लोग बोल सकते हो, और वह लुई 15 का पुत्र थे। इनके बारे में यदि बात करते हैं तो आप बोलोगे सर लुई 15 उनका पिताजी थे, तो क्या उनके दादाजी जो थे तो वो लुई 14 थे, लुई 13 थे? बिल्कुल ऐसा ही था। उनका यदि बात करें तो उनका इस प्रकार से ही चलता आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है नाम उसी प्रकार से चलता आ रहा था। उनकी शिक्षा पर बात करते हैं और धार्मिक पारंपरिक थी। उनका यदि शिक्षा पर बात करते हैं तो वो धार्मिक और पारंपरिक थी, मतलब उनका परंपरा से जिस प्रकार चलती आ रही थी उनको उसी प्रकार का शिक्षा दिया गया था, लेकिन वो राजनीति और शासन में कम रुचि रखता था। लेकिन यदि बात करते हैं तो वो राजनीति में और शासन में बहुत ही कम रुचि रखता था, उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं इस पर। ठीक है, यदि बात करते हैं तो 1770 को मतलब 1770 में उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट नहीं होगा, यहाँ पर मेरी एंटोनेट होगा। ठीक है, मेरी एंटोनेट से हुआ, जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच राजनीतिक समझौता का हिस्सा था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनका विवाह जो हुआ था तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच एक समझौता हुआ था, और उसी समझौता के तहत ही उनका विवाह भी हुआ था मैरी एंटोनेट के साथ। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए मैरी एंटोनेट जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये वाला। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है और ऑस्ट्रिया जो है ये एक अलग देश है। ठीक है बच्चों, देखिए यदि हम लोग बात करते हैं इस पे, तो यहाँ पर राजा का पद और शासनकाल, यदि उस राजा के बारे में मतलब लुई सोलह के बारे में बात करते हैं तो 1774 में मतलब 1774 में लुई 15 की मृत्यु के बाद लुई सोलह 20 वर्ष की उम्र में फ्रांस का राजा बने। ठीक है, जब मतलब वो राजा बनते हैं फ्रांस का तो उस समय उनका उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ष का ही था। ठीक है, और उसके शासनकाल में फ्रांस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। जब वो शासक बनते हैं तो उस समय जो है फ्रांस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। कहने का मतलब यह है कि उनके पास पैसे नहीं थे, या एक तरीके से आप लोग कहो कि जो पैसे से संबंधित जो भी घटना होती है, जो भी क्रिया होती है, जो भी संकट होती है उसको हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। और अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में फ्रांस की भागीदारी ने देश को और कर्ज में डाल दिया था। अब देखो क्या होता है कि अमेरिका में जब स्वतंत्रता युद्ध चल रही थी, या एक तरीके से बोले गृह युद्ध चल रही थी, उस समय क्या हुआ कि फ्रांस ने भी इस पर भाग लिया था, और जब भाग लिया था तो फ्रांस जो है बस लड़ रहा था। ठीक है, और जिसके कारण क्या हुआ था कि उनको बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर के लड़ना पड़ा था, और नतीजा ये हुआ कि उस पर और ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है उन्होंने कई वित्तीय सुधार करने की कोशिश की, लेकिन अमीरों और चर्च के विरोध के कारण सफल नहीं हो पाए। लुई सोलह का, हालांकि लुई सोलह के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत बार प्रयास किया था। किस लिए प्रयास किया था? कि वहाँ का वित्तीय सुधार किया जाए। ठीक है, आर्थिक स्थिति को सुधार किया जाए, लेकिन वहाँ के जो अमीर लोग थे जिसको कुलीन कहा जाता है, ठीक है, तो कुलीन और उसके बाद चर्च के लोगों के बारे में यदि बात करते हैं तो चर्च के लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा विरोध किया गया था कि वो ऐसा कुछ भी कर नहीं पाया था। और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। जब 1789 को जो है फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ होती है, जिसमें जनता ने बास्टिल जेल पर हमला किया और राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोगों ने, जैसे कि आप लोगों को जब फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ाएंगे उस समय आप लोगों को बताएंगे कि फ्रांस में मेन कहानी क्या था।
ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, उसके बाद फिर आप उसको देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे भी कारण लुई सोलो को ही माना जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग पहले देख लोगे, उसके बाद आप लोग जो है उस वीडियो को भी देख लोगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बताया जा रहा है कि जनता ने बास्टिल का जेल, एक जेल था, ठीक है, जिसको बास्टिल का जेल या तो फिर बास्टिल का किला के नाम से भी जाना जाता है, लोगों ने क्या किया कि राजशाही का विरोध करने के लिए, मतलब राजा के विरोध करने के लिए और राजशाही शासन व्यवस्था जो है उसका विरोध करने के लिए उस जेल को ही तोड़ दिया। आगे यदि बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति और पतन, पहले फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हो जाता है और किस प्रकार से लुई सोलह का पतन हो जाता है वो हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं तो 1789 में मतलब राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ और लुई सोलह को संवैधानिक राजा बनाने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, मतलब नेशनल असेंबली का जब स्थापना होता है तो उसके बाद फिर लुई सोलह को जो है एक संवैधानिक राजा बनने के लिए मजबूर किया जाता है कि आपको जो है राजा बन के ही रहना है, लेकिन क्या होना चाहिए, एक संवैधानिक राजा, मतलब आपको एक नियम और कानून के अंदर ही रह करके काम करना है। ठीक है, 1791 में वो मैरी एंटोनेट, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है हम लोगों को 1791 में वो और मैरी एंटोनेट भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, मतलब वो, मतलब कौन, लुई सोलह। ठीक है, लुई सोलह और मैरी एंटोनेट जो थी वो भागने का प्रयास करते हैं, जिससे जनता का विश्वास उनसे पूरी तरह उठ गया। अब देखो वो भागने का प्रयास करते हैं जिसके कारण, और सिंपल सी बात है कि लोग उससे नफरत करेंगे या उनसे जो उन पर जो विश्वास था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और 1792 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया और लुई सोलह को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए क्या होता है कि जब वो भागने का प्रयास करते हैं तो लोगों को और भी ये लगने लगा कि वास्तव में ये कोई गलती किया होगा। ठीक है, वैसे गलती तो था उनका, लेकिन फिर भी यदि हम लोग बात करते हैं तो लोगों को पर और ज़्यादा ये अविश्वास फैल गया कि ये कुछ ज़्यादा बड़े गलती किए होंगे जिसके कारण ये भागने का प्रयास कर रहे हैं। और अंत में क्या होता है कि 1792 को, मतलब 1792 ईस्वी को उनको क्या कर लिया जाता है, मतलब पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है, मतलब एक संवैधानिक देश के रूप में घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जाकर के हम लोगों को बताया जा रहा है कि 21 जनवरी 1793 को लुई सोलह को गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया। गिलोटिन क्या था कि गिलोटिन जो था वो एक प्रकार का, मतलब जैसे कि दो खंबा होता था, ठीक है, यहाँ पर जो है गला को लटका दिया जाता था और ऊपर में जो है कुछ इस प्रकार का चाकू जैसा होता था और यहाँ से रस्सी इस प्रकार बंधा होता था। रस्सी को काट दिया जाता था जिससे ये अचानक नीचे गिरता था और गला कट करके अलग हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार का गिलोटिन होता था। तो गिलोटिन पर चढ़ा करके उसको मार दिया गया, लेकिन भले उसको मृत्युदंड दिया गया लेकिन उनका अंतिम शब्द थे कि मैं निर्दोष हूँ। मतलब वो एक बात बार बार रट लगाए हुए था कि मैं निर्दोष हूँ, मतलब उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन लोगों पर से, मतलब लोगों का उनसे विश्वास उठ गया था जिसके कारण जो है उनको ये किया गया। लेकिन माना जाता है कि ये सारा का सारा दोष जो है उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट की थी और इसी के कारण जो है अक्टूबर 1793 ईस्वी को, मतलब 1793 को उसको भी फांसी दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लुई सोलह को एक कमजोर और निर्णायक शासक माना जाता है जो फ्रांस के संकट को संभालने में विफल रहा। यदि हम लोग बात करते हैं तो लुई सोलह भले ही राजा थे लेकिन उनको एक अनिर्णायक राजा माना जाता है क्योंकि वो खुद निर्णय नहीं ले पाते थे और यही कारण है कि उसकी पत्नी सारा का सारा निर्णय लेती थी और उसकी पत्नी की इस निर्णय लेने के कारण ही क्या होता है कि उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, उनकी मृत्यु ने यूरोप में राजशाही के विरुद्ध एक बड़ा परिवर्तन शुरू किया और आधुनिक लोकतंत्र के युग की नींव रखी गई। उनको जब मृत्युदंड का सजा दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर जाकर के क्या होता है, सिर्फ फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप में जो है एक लहर सी फैल जाती है कि राजतंत्र को हटा देना है और उसके बाद फिर लोकतंत्र स्थापित करना है। और जिसका नतीजा ये हुआ कि आधुनिक लोकतंत्र जो आज के जो देश है तो वो लोकतंत्र को अपना रहे हैं, उस प्रकार से जो है लोकतंत्र को अपनाया जाने लगा। और लुई सोलह का शासनकाल फ्रांस के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था जिसने दुनिया भर में राजनीतिक परिवर्तन को प्रेरित किया था। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोगों को और भी यदि वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।